Good morning, class 10 students. A new topic for today: how is federalism practiced? Actually, uh, in previous class we discussed about how federalism practiced in India. No. I think this is further topic. What makes India a federal country? This was the topic. Sorry, and we learn about state list, concurrent list, union list. Actually, according to the arranging order, first I have to speak union list, then state list, and then concurrent list. Also we learn about the residuary subjects, about those subject who don't fall in any of these three lists, and learn about the union territories, their powers and their special powers, and Article 371, yes, very important, which is in Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, in Northeast states of India, and the role of judiciary. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. जो नियम कानून कायदे हैं, जो तौर तरीके हैं, उनको ओवरसी करना, उनको सब देखना, इम्प्लीमेंटेशन के तरीके से इम्प्लीमेंट होने के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स है, सारी चीज़ें, और वो अपना ओवरव्यू देता है और उस पर अपने डिसीज़न भी सुना देता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, इंडिया इन 1947। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान है, और इधर ये ढाका जो ये है, ये आपका ईस्ट पाकिस्तान है। हैदराबाद की रियासत है, बॉम्बे की रियासत है, गुजरात अलग है। बॉम्बे पहले गुजरात से आधा ज़्यादा पार्ट में आता था। सेंट्रल इंडिया अलग था, सेंट्रल प्रोविंस अलग था। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी था, राजपूताना, पंजाब और काफ़ी फैला हुआ था। जम्मू, असम था, बट और सारे स्टेट्स जो आज हैं वो नहीं थे। सिक्किम था, बिहार, उड़ीसा। और जब आप साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको बॉम्बे, हैदराबाद, सॉरी बॉम्बे वेस्ट की तरफ, मैसूरू जो आज का कर्नाटका है, वो त्रावणकोर जो कि आज के केरला में है, अब पहले रियासत था अब नहीं है, सॉरी। और मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि आज का, ये जो मद्रास आप देख रहे हैं ना इतना बड़ा लिखा हुआ, ये आज का तमिलनाडु है, और उसमें से आंध्रा को अलग कर दिया है, फिर लिटर तेलंगाना भी अलग हो गया। और ये टेरिटरी किस किस अंडर आती थी ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अंग्रेज़ों का ज़्यादातर पार्ट था, बट पौंडीचेरी और माहे जो हैं फ्रेंच कॉलोनियन ही थे, और जो गोवा था वो पोर्टुगीज़ का सेंटर था ही। So this and the Sri Lanka was known then by name Ceylon, and Rangoon, सियाम थाईलैंड के लिए यूज़ होता था, बर्मा आज के म्यांमार के लिए यूज़ होता था, और रंगून जो है वो आज यंगून है। इस तरह से सारी चीज़ें हैं। पूना आज पुणे है, बड़ौदा आज वडोदरा है, ठीक है। कालीकट कोझीकोड हो गया। ओके, कम टू द पॉइंट, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब आप कहेंगे सर ये मैप क्यों था? मैप बेटा इसलिए था कि जब हम आज़ाद हुए थे, हम बहुत डाइवर्स शुरू से ही रहे हैं, और तब हमारे पास बहुत चुनौती थी, क्योंकि हमने फेडरलिज्म गवर्नमेंट को चूज़ किया जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो 47 में जो इंडिया का मैप है, जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, प्रिंसली स्टेट्स थे, और जो ब्रिटिश रूल्ड स्टेट्स थे, अब उनको पूरा यूनियन में लाना है, यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया में लाना है। और अब देखते हैं कि फेडरलिज्म एक्चुअल में प्रैक्टिस कैसे करता है। मतलब बातें तो हमने सीख ली, ऐसा होता है, ये गवर्नमेंट की लेयर होती हैं, ये 3 टायर होते हैं, 3 टियर गवर्नमेंट है, ऐसा है, पंचायत है, मोर स्टेट जो हैं पावरफुल नहीं होते हैं, सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। सेंटर कितना पावरफुल है, अब वो हम चीज़ यहाँ जानेंगे। एक्चुअली में इंडिया में क्या उस टाइम इस तरह की चीज़ें हुई थी। ओके, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ये दोनों ही टॉपिक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में सारी चीज़ें आप देखेंगे। आप ब्रॉडली जब इस चीज़ को अपने उसमें लाएंगे फ्रेम में, तो आप देखेंगे कि अच्छा ये सारी चीज़ों से होकर हमारा इंडिया निकला है क्या? क्या ये सारी चीज़ें उस टाइम पे आई और हमने ऐसी पॉलिसी बनाई और फेडरलिज्म को हमने स्ट्रॉन्ग किया? तो ज़रा देखें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। यस, प्रोविज़न होने चाहिए, किस चीज़ के लिए? फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए। बट सिर्फ इतना ही होना काफ़ी नहीं है भाई, इतना ही होना काफ़ी बिल्कुल नहीं है।
If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitution provisions. अगर हम कहें कि हमने जो फेडरलिज्म को अपनाया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा इंडिया में, तो मेयरली यानी कि ओनली सिर्फ इसके लिए नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में शामिल किया गया है या वो रखा हुआ है, वो बात कही गई सिर्फ इसलिए नहीं। क्या है रियल? The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. किसी चीज़ की प्रैक्टिस को अगर यहाँ पे फेडरलिज्म की बात करें कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ इंडिया में, तो वो इस चीज़ के नेचर में था, इस चीज़ का उसका गुण था, एट्रीब्यूट था कि हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसी रही है। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स जो गवर्न करने वाले लोग हैं जब वही इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को नहीं मानेंगे, तो फिर फेडरलिज्म जो है वो तरक्की कैसे करेगा? हाउ? दिस इज क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे लीडर्स आए, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में उन पॉलिसीज़ को शामिल किया, प्रोविजंस को ऐड किया, एक्चुअल में लागू करते रहे, वेलफेयर के लिए वर्क करते रहे, इंडिया की डेमोक्रेटिक हालत के लिए ज़ोरदार कोशिश करते रहे। तो उन्होंने देखा और हमने भी देखा कि हमारे यहाँ चीज़ें बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ी, और आज हम जो इतना स्ट्रॉन्ग नेशन है वो उन्हीं की बदौलत है। जो कहते हैं 70 साल में क्या किया, उसका जवाब यहाँ मिल जाएगा आपको। क्या हुआ 70 साल में? आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंडिया मिला हुआ है इस टाइम। जो असली चुनौतियाँ उस टाइम में किसी के पास थीं, तो आप सोच सकते हैं क्या है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका एक घर है और आपके दादाजी ने कभी ज़मीन ली होगी बहुत मेहनत से, क्योंकि सबके दादाजी उतने पैसे वाले नहीं रहे होंगे। उन्होंने नींव भरी होगी, घर बनाया होगा, फिर आपके पापा ने उसके डबल स्टोरी बनाया होगा और बनाया होगा, आपको पढ़ाया लिखाया अच्छे से होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और अब कोई तीसरी पीढ़ी में आके ये उस पर लेटरिन बाथरूम बना दे आके और कहे कि हमने शाइनिंग इंडिया कर दिया। अजीब मजाक नहीं होगा आपके लिए? मतलब आपके दादा ने ज़मीन ली, नींव रखी, घर बनाया, आपके पापा ने उसमें और चीज़ें ऐड की, और अब आप अपने पापा से और दादा से साहब 70 साल में आपने क्या किया इस घर के लिए? मैंने टॉयलेट बनाई, देखो तुमने टॉयलेट नहीं बना पाई थी। ठीक है बेटा, टॉयलेट नहीं बना पाई थी, लेकिन टॉयलेट जहाँ बनाई है वो चीज़ होते होते 2 पीढ़ियाँ निकल गई, 2 पीढ़ी निकल गई। आज की कुछ पॉलिटिक्स हमारे इंडिया में यही है, न पता है न पढ़ते हैं लोग, वो बेवजह की बहस में ही घिरे रहते हैं। चलिए पढ़िए क्या हुआ 70 सालों में। हालांकि बहुत सी चीज़ें हुई, इसमें फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी का। ओके, दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और इस चीज़ ने, जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर हमारा, उस चीज़ ने एंश्योर किया कि जो फेडरलिज्म की आत्मा है, आत्मा से यहाँ सेंस मतलब होता है कि फेडरलिज्म के प्रति हमारा जो प्यार है, जो लगाव है कि हमें वही सिस्टम चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, उस फेडरलिज्म में हमारी डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट है। हम भाषाओं में अलग हैं, रीजन वाइज अलग हैं, कल्चरल वाइज अलग हैं, लैंग्वेज वाइज अलग हैं, खान पान से लेके और भी डायलेक्ट्स में अंतर हैं, बट हमने एक दूसरे की डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट किया। और वो रिस्पेक्ट कब आया? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में लिखा गया कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम सेकुलर हैं, और जो हमारे यहाँ हर चीज़ को लेके जो प्रोविजंस बनाए हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट के लिए बनाए हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बनाए हैं, और एक दूसरे के साथ पावर शेयरिंग के लिए बनाए हैं। और डिज़ायर, हमारी इच्छा फॉर लिविंग टुगेदर, साथ रहने की इच्छा ने इस चीज़ को मजबूत बनाया है। वरना आज की पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता है कि कोई एक दूसरे के साथ रहने के लिए भी कहना चाहता है। बहुत अलगाव है, रिलीजियसली भी और जातिवाद के हिसाब से भी। बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन अवर कंट्री, और इन चीज़ों को हमारे यहाँ बहुत अच्छे पैमाने पर शेयर किया गया। हमने डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दिया, एक दूसरे के साथ जीने की इच्छा जाहिर की, और इस जो ये हमने आइडिया शेयर किए इस तरह से एक दूसरे की भावनाओं का, धर्म का, जाति का, भाषाओं का, आपके कल्चर का, इन सब चीज़ों ने हमारे यहाँ इस कंट्री को आइडियलिस्ट पोजीशन में पहुँचाया, फेडरलिज्म को। लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच हैपेंड, हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जिसमें इस तरह से हैपन, ये घटनाएं घटी, कैसे घटी कि हमने डाइवर्सिटी और एक साथ रह के सब चीज़ों को, कंट्री को मजबूत किया। कैसे साथ रहे ज़रा देखें तो। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट। हालांकि इसे आप 8th क्लास में हिस्ट्री में छोटे टॉपिक में समझा था, लेटर ऑन आपने शायद कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक जो है आपकी सिविक्स की 9th में थोड़ा थोड़ा उसमें भी समझा था। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर इंडियन पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। ये एक फर्स्ट मेजर टेस्ट के तौर पे है। ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार उठ जाता है कि फर्स्ट मेजर टेस्ट की तरह अगर फेडरलिज्म में देखा जाए तो क्या था, तो आपका आंसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक स्टेट। क्यों?
मतलब भाषा के आधार पर राज्य, अगर आज की गवर्नमेंट होती तो क्या करती, क्योंकि उसे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान राफेल चाइना और मतलब उस हेट नफरत भरे एंकरों से फुर्सत नहीं है। तो और जो ये बीपी एयर इंडिया ये सब बिक रहा है हमारे यहाँ, इतना डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उन चीज़ों का डी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आईआरसीटी से लेके हर चीज़ बिक रही है, रेलवे प्राइवेट में जा रही है बहुत सारी, हवाई अड्डे बिक रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है लोगों को पता है कि उनके देश में एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि टीवी मीडिया तो बिका हुआ है, वो आज दिखाई नहीं रहा उन चीज़ों को, आपको पता ही नहीं है आपकी कंट्री के साथ आपके रिसोर्सेज के साथ क्या हो रहा है। ओके, जबकि वो कितनी मेहनत से खड़े किए गए हैं। ओके, तो पहला था क्रिएशन ऑफ लिंग्विक स्टेट, वो हमारे लिए सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक के लिए एक अवसर था कि हम अब फेडरलिज्म को दिखाते कि हमारे यहाँ उस तरह की चीज़ें किस तरह की। इफ़ यू लुक, ये मैप है इंडिया का पॉलिटिकल, अगर आज की डेट की बात करें तो ये आज का मैप है। अगर आप इस मैप को देखें और जो इससे पहले प्रीवियस जो मैंने मैप आपको दिखाया, आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। 70 साल में बेटा ये बना है आपका इंडिया। पॉलिटिकल बनिए बट थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी बनिए। 70 साल में क्या बना है 1947 से, तो बेटा ये बना है, देख लो आप, ये यूनाइट होके जो इतने स्टेट आराम से आज हम रह रहे हैं। कहीं कहीं किसी स्टेट के लिए अगर विशेष दर्जे हैं वो एक अलग कहानी है, क्योंकि किसी चीज़ को यूनाइट करने में आपके पसीने ही नहीं आपकी पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाती हैं। आप अपने क्लास में अपने दो दोस्तों को एक चीज़ पे राज़ी नहीं कर सकते हैं, टू फ्रेंड्स को, क्योंकि उनमें से एक ना एक आपके सिर्फ कहने पे मानेगा, उसका मन की इच्छा नहीं है, वो सिर्फ आपके कहने से मानेगा। ये वही इच्छाएं हैं एक साथ रहने की, कि हमें इंडिया रहना था, हमें वहाँ नहीं जाना था जब डिवाइडेशन हुआ इंडिया का और पाकिस्तान का। ये बना है जो आज आपके सामने है, वो 70 सालों में बना है। ओके, तो इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप फॉर इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एट डेमोक्रेसी इन 1947, जब आप देखेंगे कि जब उसने अपनी जर्नी शुरू की एज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह, और 2019 में आप देखें, यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। अगर 2014 को छोड़ दें, जब से मोदी साहब आए हैं, उससे पहले 70 साल का हिसाब मांगें, तो ये वही सरप्राइज एक्सटेंट चेंजेस हैं। मैनी ओल्ड स्टेट हैव वेनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैज़ बीन क्रिएटेड। बहुत सारे पुराने स्टेट्स को बेटा ख़त्म किया, नए स्टेट्स को बनाया गया। एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट हैड बीन चेंज, उनका एरिया डिसाइड किया गया, उनकी बाउंड्री डिसाइड की गई, उनके नेम रखे गए। वरना नेम रखने के मामले में योगी जी से अच्छा तो कोई नहीं है, वो ज़बरदस्ती नाम बदल के कुछ भी रख देते हैं। बट उस टाइम वो सारी चीज़ें कितनी कठिनाई भरी रही होंगी, आप सोच सकते हैं। पहले तो अंग्रेज़ यही चाल चल गए थे, जो इंग्लिश पीपल थे वो, कि इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग अलग राष्ट्र होंगे, पहली चीज़। और इंडिया के अंदर जो छोटी छोटी रियासतें थी वो भी ये चूज़ कर सकती हैं कि उन्हें इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है। कितना बड़ा गेम खेल गए थे ब्रिटिश, कि या तो अकेले रहो, और उस टाइम राजा सिर्फ आप या तो अकेले रहना चाहते थे, और बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स या उस हिसाब से जाना चाहते थे, मेजोरिटी के हिसाब से पाकिस्तान में मिलने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। अब आप बताओ, इस इतने बिखरे हुए घर को संभालने में जो उस टाइम हमने बहुत सारा टाइम दिया है, बहुत सारी मेहनत की है, टुगेदरनेस दिखाया है, क्या वो आसान है कि एक भाषा में बात कर देना कि 70 साल में क्या हुआ है? क्या मुझे नहीं लगता है कि आज के बच्चों को हेट स्पीच और इस तरह की बकवास चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आज की पीढ़ी को ये सब दिखाया जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं इस देश में। आपके मम्मी पापा भी उन्हीं 70 सालों का एक हिस्सा है, आपके दादा दादी भी उन्हीं 70 सालों का हिस्सा है। आज वो जिस तरह से हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी नींव का नतीजा है, जो इस हालात से निकलने के बाद यहाँ तक आज हम पहुँचे 2020 में। ओके, मुझे अच्छा लगता है ऐसे समझाना, मैं एक्चुअली सच बताऊँ, मुझे लगता है कि आपको सच जानना चाहिए, सिर्फ एक तरफ का सच नहीं, हर तरफ का सच जानना ज़रूरी है। और हम अच्छा ये रहेगा कि वो चीज़ पहले सीखें जो हमारी कंट्री को यूनाइट करे। टीवी फेंक देने से चाइनीज़ के देशभक्ति नहीं आती है बेटा, अपना कुछ अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करो तो देशभक्ति आएगी, तो माने। और वो आप पढ़ें लिखें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, रिसर्च स्कॉलर बने, साइंटिस्ट बने, बहुत सारी चीज़ें लेके आप आगे बढ़ें, तो आप इस देश को कुछ दे पाओगे। ये नेता किसी काम के नहीं है। तो आपसे ये कहेंगे कोरोना गो, गौमूत्र पियो, गाय का गोबर खाओ, सब ठीक हो जाता है, मतलब बहुत सारी बकवास बातें करते हैं।
हमें किसी कंट्री से कॉम्पीट करना है तो नफ़रत नहीं फैलानी है, हमें अपनी एबिलिटी के दम पे उसको हराना है। ये मेरी सोच है, आप इससे एग्री हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट इंडिया वर चेंज ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। बहुत सारी बाउंड्रीज चेंज हुई ताकि नए स्टेट बनाए जा सकें। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज। अब ये इस आधार पे और हुआ, ध्यान रखना आप इस बात का, तभी लैंग्वेज स्टेट की बात हुई है, भाषा के आधार पर राज्य, कि जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं लिव्ड इन द सेम स्टेट। हमने उस टाइम ये सोचा कि जो एक ही तरह के लोग हैं, क्योंकि भाषा उस टाइम बहुत बड़ा मुद्दा थी। अगर आप उस कंटेम्प्रेरी पीरियड का हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ठीक आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा जैसे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई सारी इंग्लिश में है और आपको हिंदी मीडियम का बच्चा आपके सामने आ जाए तो आप इसको कई बार नहीं समझ पाएंगे और ये आपको कई बार नहीं समझ पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों ही एक दूसरे को कई बार नहीं समझ पाएंगे, ध्यान रखना आप। तब आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को सीबीएसई के साथ बैठा लो और यूपी बोर्ड वाला या राजस्थान में आरबीएसई हिंदी मीडियम वाले को उसके साथ बैठा लो। क्या वो फैसला अच्छा नहीं है? वो भी पढ़ रहा है अच्छे से, ये भी पढ़ रहा है, सीबीएसई वाला भी पढ़ रहा है। आर यू क्लियर विद माई पॉइंट? ये इस तरह की चीज़ें उस टाइम हुई थी। ओके, इन द सेम स्टेट, जो लैंग्वेज सेम बोलते हैं वो लोग रहेंगे। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाया गया, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी। बहुत सारे स्टेट्स को जो उनकी जोग्राफी है, पहाड़ी स्टेट हैं या जो क्या कहते हैं आपका हिंदी बोलने वाली बेल्ट है और वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, उसको अलग रखा गया। मिनरल्स वाले जो इलाके थे उनको अलग रखा गया, कोस्टल एरियाज़ को अलग रखा गया। एथनिसिटी जो उनकी पहचान है सदियों से, उसके आधार पर रखा गया। बहुत से लोगों को, क्योंकि उनकी डिमांड अपनी कल्चर को लेके पहले थी, भाषा को लेके बाद में थी। ठीक है, इसमें धर्म, ट्राइबल पीपल और ऐसे पहाड़ी लोग आ सकते हैं क्योंकि पहाड़ी लोग कई तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, उस चीज़ पे भी क्रिएट किया गया। दीज इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। उत्तराखंड और झारखंड तो बेटा रिसेंटली 2000 में ही बने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तब भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भी इतना अच्छा काम करके दिया है। और ऐसे अच्छे पीएम ने कभी ये नहीं कहा कि सब सारे काम हमने किए उससे, क्योंकि अटल जी पहली बार फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे 1999 में, 2004 तक। उससे पहले वो बने वो शॉर्ट पीरियड में, एक बार 13 महीने के लिए और एक बार 13 दिन के लिए। ओके, तो झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड और ये इस तरह के बहुत सारे, अब तो छत्तीसगढ़ को भी ऐड किया बाद में। ये सारे स्टेट जो हैं अपने अपने कल्चर के लिए और उसको तोड़ के बनाए गए हैं बेटा, आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। तेलंगाना को रिसेंटली 2014 में बना ही दिया गया, 1 जून 106 1 जून 2014 को तेलंगाना बनाई है। ठीक है, और रिसेंटली अभी 370 ख़त्म हुआ है तो वो कश्मीर को भी साफ़ किया है। किसी ने भी काम किया हो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इंडिया तो यूनाइट है ना, फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? अगर आप आज सत्ता में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ एहसान कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं। ओके, व्हेन द डिमांड When the demand for the formation of state on the basis of language were raised, जब भाषा के आधार पे क्या कहते हैं मांग उठने लगी थी बने जाएं, तो यूज़ हिंदी का प्रचलन थोड़ा तेज हुआ। तो उस टाइम क्या हुआ पता है? सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द कंट्री, डिसइंटीग्रेशन। बहुत से लीडर्स को लगा रहे हैं अब आप भाषा के आधार पे स्टेट बांट रहे हैं, हमारा देश टूट जाएगा, अलग अलग उसमें टूट जाएगा और ये फिर से टुकड़ों में देश बढ़ जाएगा, अलग अलग देश हो जाएंगे। ऐसा लोगों ने नेगेटिवली ज़्यादा सोचा, बट ऐसा नहीं था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्ट लैंग्वेज स्टेट फॉर सम टाइम। उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंग्वेज स्टेट को बनने की जो प्रक्रिया उसको रेसिस्ट कर दिया, बंद कर दिया। बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। बट सच ये है, अब इस प्रैक्टिकल का ये अच्छा एग्जाम्पल है कि लैंग्वेज स्टेट की जो मांग थी उसने एक्चुअली हमारे कंट्री को मोर यूनाइट बनाया। तमिल, तेलुगु, मलयालम स्पीकर तमिलनाडु, कर्नाटका, कन्नड़ और ये सब आराम से रह रहे हैं, कोई एक दूसरे को दिक्कत नहीं करता है। अब तो हम एक दूसरे की पिक्चरें भी देखते हैं, कल्चर शेयर कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई जैसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, कपड़ों का, खान पान, हर तरह की चीज़ें शेयर कर रहे हैं।
आप देखिए ना कितनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ईजी बना होगा बेटा? सालों साल मेहनत लगी होगी, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। जब आप देखते हैं कि उस लेवल में, उस एरिए में आप भाषा को लेकर जो दिक्कतें थी, आम आदमी से लेकर अधिकारी लेवल तक जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो वहीं की यूज़ हो रही है। तमिलनाडु में तमिल यूज़ हो रही है, तो वो चीज़ें वहाँ पे इजी, मतलब क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वहाँ पे। कहीं पे अगर तेलुगु तेलंगाना पे, आंध्रा में है, तो वहाँ से वो एडमिनिस्ट्रेशन इजी कर रही है। तो क्या ये चीज़ें इजी नहीं हुई? हमने थोपी नहीं उन पे इंग्लिश, या वो श्रीलंका की तरह थोपा तो नहीं, नहीं तो वॉर होता। बहुत जगह हुआ है। कश्मीर में यही तो हालात हैं। वहाँ के लोग पत्थर मारते हैं तो वो लोग हमारे नहीं हैं, बट कश्मीर हमारा है। ये मुद्दा सुलझने में थोड़ा टाइम लेगा, बट इसको थोड़ा उस तरह से सोचने की ज़रूरत है जैसा हमने अदर स्टेट्स के लिए सोचने की कोशिश की। हमने मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। धर्म भेदभाव को हमें दूर करना होगा। पढ़ाई लिखाई से लेकर और सारे मौक़ों को बढ़ावा देना होगा। वहाँ हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा ताकि लोग बंदूक ना उठा के अपना जो ऑक्यूपेशन है वो उठाएं, उसको चूज़ करें। कोई पेन उठाए, कोई टेलरिंग करे, कोई बिज़नेस करे, कोई टेम्पो चलाए, कोई बस कंडक्टर हो, कोई टीचर भी बने, कोई चौक उठाए। ये चीज़ें, कोई बंदूक उठाए तो देश के लिए उठाए, बंदूक उठानी है। हमें ऐसे मौके वहाँ कश्मीर में पैदा करने होंगे ताकि वहाँ के लोग हमारे साथ में आए। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे दो दोस्त होते हैं क्लास में और आपस में एक दूसरे की पॉलिसी से एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं और एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो क्या आप उसे नफ़रत से मार सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, फिर आता है लैंग्वेज पॉलिसी। लिंग्विस्टिक स्टेट पढ़ लिया ना, अब यानी कि भाषा के आधार पर राज्य। अब आप पढ़ेंगे भाषा के बारे में, भाषा कैसी रही। तो उसमें आप देखेंगे सेकंड टेस्ट इंडियन फेडरलिज्म के लिए था लैंग्वेज पॉलिसी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। जैसे सिंगला में सिंगलाई बोलोगे, तमिल का कोई वजूद नहीं रहेगा और तुम लोग दोयम दर्जे के लोग हो, तुम लोग कोई मतलब नहीं है। जैसे बेल्जियम ने एकोमोडेशन अपनाया, इंडिया ने भी अपनाया। इंडिया ने किसी भी एक भाषा को थोपा नहीं कि वो नेशनल लैंग्वेज बना दी जाए। आप भी नहीं सोचते होंगे बनाई जाए। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, बट हिंदी इज़ मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। लेकिन हिंदी को मदर टंग बनाने का मतलब ये थोड़ी ना कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दोगे इंडिया लेवल पे, क्योंकि 40% लोग ही तो बोलते हैं हिंदी। आप हिंदी बोलते हैं इसलिए आप हिंदी को बढ़ावा देते हो, बट जो केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़ में कर्नाटका में कन्नड़, और ये महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, और ये पंजाबी, इन चीज़ों पे आप कैसे थोप दोगे? वेस्ट बंगाल में बंगाली कैसे थोप दोगे बताइए? उड़ीसा में उड़िया। यही प्रॉब्लम था, तो वो उस टाइम उन चीज़ों को नहीं थोपा गया। देयर वर मैनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई कि अदर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का एक रास्ता ढूंढा गया। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से ध्यान रखना कि शेड्यूल लिस्ट में कितनी सारी लैंग्वेज को ऐड किया है। 21 लैंग्वेज को। अगर आप में 10, 100, 50 रुपीज़ के नोट पे देखेंगे, जो उस पर जो भाषाएं लिखी होती हैं वो आपको बताएंगे कि इंडिया में कितनी भाषाओं को मानता है। तो क्या वो सम्मान नहीं है उन लोगों के लिए जो इस एरिया में रह रहे हैं? उड़िया भाषा में अगर उस पर कुछ लिखा है, तमिल में लिखा है, तो लोग अपने देश को अपने आप का हिस्सा मानते हैं। यस, हम इसी देश का हिस्सा है, हमारी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट है, क्योंकि हर चीज़ का रिस्पेक्ट है यहाँ। इस चीज़ को मजबूत होने में सदियाँ लगती हैं। दिमाग नहीं चलाना होता है, इसमें दिल जुड़ते हैं, इंसान जुड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं इंडिया बनता है। ओके, A candidate in an examination conduct for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. IAS का एग्ज़ाम है, यहाँ भाषा चेंज कर सकते हैं, आप अपना भाषा चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंडिया को रन करना है। इंडिया को रन करने के लिए भाषा का एक बैरियर तरह नहीं यूज़ हो, इसलिए वो ऑप्शन हटा दिए, और हर लैंग्वेज में आप दे सकते हैं आप जिस स्टेट के हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट्स की अपनी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, क्योंकि उनको पावर्स हैं, ताकि वहाँ आसान भाषा में लोगों को प्रशासन से लेके, पढ़ाई लिखाई से लेके, सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य, हर चीज़ समझ में आए। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क होता है ऑफिशियली, ताकि लोगों तक पहुंच हो आदेशों की, नई स्कीम्स के बारे में, जनता के लिए सरकार क्या कर रही है उन चीज़ों के बारे में, अखबारों से, टीवी न्यूज़ चैनल पे, मूवीज़ से लेके मनोरंजन के साधन, हर चीज़ में वो वहीं की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वही यूज़ होती है वहाँ पे। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country very cautious attitude in spreading the use of Hindi. अगर श्रीलंका के एग्जाम्पल की तरह देखें तो हमारे यहाँ नेता बहुत सावधान थे। कोalition गवर्नमेंट यहाँ से है, ठीक है,
एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कोalition गवर्नमेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। उस टाइम ये कहा गया कि 1965 से अब हम इसको रोक देंगे, लेकिन जो मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट उन्होंने डिमांड किया कि वो इंग्लिश को कंटिन्यू करें, क्योंकि वो हिंदी पे थोपना नहीं चाहते थे। इन तमिलनाडु द गवर्नमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। ये 1950 और 59 के बीच की बात होगी बेटा, मैं आपको सच बताऊं तो उस टाइम वहाँ पे डीएमके और अन्ना डीएमके दो पार्टियाँ थीं जो आज भी हैं, सॉरी एआईडीएमके बाद में बनी है बेटा, और डीएमके वहाँ पहले से थी, कि करके यही सत्ता में आती रहती है, वहाँ कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है पिछले 60-65 साल के इतिहास में यही दोनों पार्टियाँ सबसे ज़्यादा वहाँ रही हैं, और उनका मेन मुद्दा था कि वो हिंदी को नहीं अपनाएंगे, हिंदी का विरोध वहाँ बहुत किया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी ऑफ ऑफिशियल पर्पज। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एग्री किया, इस चीज़ को कि काम करेंगे हम, इंग्लिश को भी जारी रखेंगे हिंदी के साथ साथ, यानी हिंदी थोपी नहीं। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट। तो बहुत से लोगों ने कहा अरे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इंग्लिश बोलने वाले लोगों को प्रभाव छोड़ रहे हैं, उनको अपनी तरफ मिला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है बढ़ावा के इंग्लिश को दे देंगे, हर चीज़ इंग्लिश में होगी, हिंदी को भी प्रमोट किया ऑफिशियली, जिस स्टेट में लोग पहुंचाना चाहते थे उस तरह से, थोपा नहीं, बस चॉइस दी। चॉइस देना अच्छा है। प्रमोशन डज नॉट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स। और प्रमोट करने का मतलब ये नहीं कि वो इम्पोज करेगी, इम्पोज तो किया ही नहीं। स्टेट्स वेयर पीपल यूज स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज की डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ प्रमोट किया, यानी कि आप इसको चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में से, क्योंकि उन्हें या तो इंग्लिश समझ में आती थी, क्योंकि अंग्रेज बहुत साल पहले से इंग्लिश मीडियम का सब कुछ यहाँ बना गए, इंग्लिश पॉलिसी लेके आए, और वो वहाँ तमिल या तेलुगु या जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी वो बोलते थे। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन दिखाया, लचीलापन मतलब झुकाव दिखाया कि नहीं, अदर रिस्पेक्ट को भी, अदर लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट देंगे, हिंदी को थोपेंगे नहीं, इंग्लिश को भी यूज़ करने दो। ये जो चीज़ दिखाया उस टाइम इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने, उसने हेल्प की हमारी कंट्री को कि जैसी सिचुएशन श्रीलंका में थी और हम उस सॉल्यूशन से जो है उस सिचुएशन से ऊपर उठ के आए। तो ये डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 50-60 साल के इतिहास में इंडिया में। हम फेडरलिज्म मोर पावरफुल हुए हैं, ये देन है पिछले 50-60 साल के दौरान। सो दीज आर द टू मेन बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद जो है वो हम कल की क्लास में समझेंगे। आज के लिए आप सिर्फ इतना ही रखिए, और लैंग्वेज पॉलिसी और लैंग्वेज स्टेट के बारे में आप अच्छे से रीड करें, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आप ध्यान रखें, और रिवीजन करते रहें। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।